आजकल यह बात कहना किस कदर आसान है, आजकल यह बात कहना किस कदर आसान है। आदमी तो आदमी है, अब कहाँ इंसान है। एक रोज रास्ते पर मिला था, एक रोज रास्ते पर मिला था अधमरा सा आदमी। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। साहित्य के सभी जनों को प्रणाम। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जो आयोजित हो रही है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाई और स्पोर्ट्स क्रीड़ा द्वारा। इसके संयोजिका है डॉक्टर स्मिता मिश्रा, संचालक है ओम निश्चल जी और अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। यह कार्यक्रम काव्य संध्या की 22वीं कड़ी है, जिसमें संचालक ओम निश्चल जी को आमंत्रित करने से पूर्व अपनी एक ताजा गजल प्रस्तुत करता हूं कि होते हैं निभाने के लिए, होते हैं निभाने के लिए, हार बस एक रास्ता है जीत जाने के लिए, हार बस एक रास्ता है जीत जाने के लिए। वाह कहते हैं मुझे, वो जो कहते हैं मुझे अब भूल जाओ यार, वो जो कहते हैं मुझे अब भूल जाओ यार तुम, याद मुझको फिर दिलाना भूल जाने के लिए। बहुत बढ़िया। तू ना आएगा मुझे, तू ना आएगा मुझे मालूम लेकिन याद रख, तू ना आएगा मुझे मालूम लेकिन याद रख, है द्वार खुला छोड़ रखा मेरे आने के लिए। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत दिल परिंदा है, दिल परिंदा है इसे अब कैद में रखो नहीं, दिल परिंदा है इसे अब कैद में रखो नहीं, वो इन्हें भी तो इजाजत उड़ के जाने के लिए। बहुत सुंदर। इम्तिहान मेरी कलाकारी का अब तो है यही, इम्तिहान मेरी कलाकारी का अब तो है यही, मैं मनाऊंगा तुम्हें फिर उठ जाने के लिए। ना रह सका ना रह सका खामोश मैं उसकी हकीकत जानकर, उसने दी मुझको सजा आंखें उठाने के लिए। इस कदर तोड़ा गया मैं, इस कदर तोड़ा गया, इस कदर तोड़ा गया मैं, इस कदर तोड़ा गया, अब एक बहाना चाहिए बस मुस्कुराने के लिए। मुस्कुराने जिसको सभी कहते थे कि है बड़ा वह आदमी, जिसको सभी कहते थे कि है बड़ा वह आदमी, हो गया मोहताज अब तो दाने दाने के लिए। अजनबी है वह शहर कैसे हो जाना अब वहाँ, अजनबी है वह शहर कैसे हो जाना अब वहाँ, मर चुका वह शख्स अब, मर चुका वह शख्स जो आता बुलाने के लिए। उसको देखी हकीकत आ गई सामने, उसको देखा तो हकीकत आ गई ये सामने, सिर बचे ही हैं कहाँ अब सिर झुकाने के। सिर बचे हो चुके हैं दिन कई, हो चुके हैं दिन कई खुश बहुत बेबस है कि, हो चुके हैं दिन कई खुश बहुत बेबस है कि, तुमको आना चाहिए अब दिल दुखाने के। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरुवर ओम निश्चल जी। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी इस बेहतरीन प्रस्तावन के लिए। कविता के रंग प्रोफेसर रामदरस मिश्र के संग इसकी 22वीं कड़ी में हमारे सभी आमंत्रित कवियों का स्वागत है। आज इस कड़ी में प्रोफेसर रामदरस मिश्र अपनी सहधर्मिणी सरस्वती मिश्री के साथ हमारे कवियों को सुन रहे हैं। वे यहाँ उपस्थित हैं ऑनलाइन। हमारे आदरणीय कवियों में उपस्थित हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी, राजकिशोर राजन जी और थोड़ी देर से ज्वाइन करने वाले हेमंत कुकरेती जी जो कि रास्ते में हैं और वे लगभग आधे घंटे बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो हम इसका शुभारंभ करते हैं और जैसे कि इस कविता संध्या कड़ी की परंपरा है, डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल इसकी शुरुआत अपनी मंगल ध्वनि से करते हैं, बांसुरी वादन से। मैं उनसे आग्रह करूंगा वे बांसुरी पर कोई मनोहारी धुन यहाँ पर प्रस्तुत करें और इसका शुभारंभ करें। वेद मित्र शुक्ल।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुवर रामदास मिश्र जी और माता जी को प्रणाम। आप सभी को नमन करते हुए आज की सुंदर काव्य संध्या में अपने लोक कवि, अप्रतिम लोक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना, एक कालजयी रचना आप सबके सामने बंसी पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। स्वागत।
डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी, बांसुरी वादन के साथ मंगल ध्वनि। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस कविता संध्या की महत्ता इसलिए है कि प्रोफेसर रामदर्श मिश्र अपने समकालीनों, युवाओं और विभिन्न पीढ़ियों के कवियों से इस मंच पर ऑनलाइन संवाद करते हैं, उन्हें सुनते हैं और कविता की जो दिगंत व्यापी सुगंध है, उसकी सुर की खुसूसियत है, उससे अवगत होते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और इसका संचालन खालसा कॉलेज की इकोनॉमिक्स वेब जर्नलिज्म की छात्र इकाई करती है और वही इसका संचालन कर रही है। स्मिता मिश्र इसकी संयोजक हैं। और आज का जो कवि समवाय है वो इससे बहुत विशिष्ट है। यहाँ पर सच्चिदानंद जोशी जैसे व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता और जनसंचार की महनीय विभूति हैं। रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक कुलपति रहे। वे कहानियां, कविताएं, नाटक, धारावाहिक, यात्रा वृत्तांत, निबंध हर विधा में पटु हैं और देश की जानी मानी कला संस्था इंदिरा गांधी कला केंद्र के मेंबर सेक्रेटरी हैं, सदस्य सचिव हैं। और उनकी जो टेली प्रस्तुतियां हैं, उनकी आवाज अपनी और उनकी एंकरिंग अपनी, वो भी बहुत ही विशिष्ट है। उनकी पत्नी मालिका जोशी जी के साथ उनका एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है, संयुक्त, और एक संग्रह उनका मध्यांतर है जो कविता संग्रह है। लेकिन वे पूर्णतः कविमन हैं। उनमें पत्रकारिता के वे दुर्गुण नहीं है जिस तरह की पत्रकारिता का पिछले दिनों चलन है और आज भी बहुत उसकी दुंदुभी पीटी जाती है। वे उन मूल्यों के रचनाकार हैं जिन मूल्यों को हम अपने घरों से सीखते हैं, अपने माता पिताओं से सीखते हैं, उन संस्थाओं से सीखते हैं जिन संस्थाओं का दायित्व अच्छे नागरिकों के निर्माण पर होता है। तो इस कवि समवाय में जहां जोशी जी हैं वहां पर वेद प्रकाश अमिताभ जैसे बहुत अच्छे कवि, गीतकार, आलोचक, संपादक, जिनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 2 कहानी संग्रह, 1 व्यंग्य संग्रह और लगभग 1 दर्जन आलोचना की कृतियां प्रकाशित हैं और 1 दर्जन लगभग उन्होंने कृतियां संपादित की हैं। उन्होंने पूरा जीवन साहित्य के महनीय मूल्यों को समर्पित कर दिया है। अलीगढ़ में रहते हैं जहां पर कभी निगृत हुआ करते थे, लेकिन वे गंभीर साहित्य के क्षेत्र में अपने आप एक चर्चित हस्ताक्षर हैं और बड़े छोटी सी पूंजी से अभिनव प्रसंगवश वे निकालते आए हैं, जो साहित्य की एक बहुत ही गंभीर साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है। वे आज यहाँ कविता पढ़ेंगे। हेमंत कुकरेती जी जो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, किसी कारणवश वे पहाड़ की ओर चले गए थे जहां के वे रहने वाले हैं, वे रास्ते में हैं, शायद पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी थकान उतारने के बाद वे हमारे मंच पर होंगे। 5 कविता संग्रहों के कवि हैं और आपको ज्ञात होगा कि सिलबट्टा कविता के लिए उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था। बहुत नेपथ्य में रहने वाले कवि हैं, फेसबुक से भी दूर हैं और जो सोशल मीडिया के प्रपंच हैं उनसे भी दूर रहने वाले कवि हैं। इसलिए लेकिन फिर भी उनके भीतर साहित्य और साहित्य के इतिहास को लेकर इतनी बेचैनी रहती है कि अनेक उन्होंने इस तरह के काम किए हैं जो एक अध्यापक के दायरे से बाहर के काम है। प्राय अध्यापकों ने ऐसे काम किए हैं जो कि एक खास तरह की शास्त्रीयता में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने छात्रों के लिए पुस्तकें लिखी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें लिखी और हिंदी का उन मंचों पर उसकी राह अग्रसर की है जिस राह पर बढ़ने वाले छात्र तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन देने वाली किताबें बहुत कम है। हेमंत कुकरेती ऐसे कवि हमारे बीच हैं, वे अभी उपस्थित होंगे और इस मंच को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित कर रहे हैं राजकिशोर राजन जी, जो गोपालगंज बिहार से आते हैं, पटना में रहते हैं और भारतीय रेलवे में राजभाषा सेवा से जुड़े हैं। उनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। अभी हाल में ही एक कविता संग्रह जीवन जिस धरती का बोध प्रकाशन से आया है। बहुत अच्छे कवियों में है और मुझे लगता है कि जिस लोकेल में रहते हैं, बिहार की जो जातीय चेतना है, बिहार की किसानी चेतना है, उसका एक अंश इनके भीतर विद्यमान दिखता है। इनकी कुछ कविताओं से गुजरते हुए मैंने ये पाया है। तो इस तरह के कवि समवाय के बीच आज की ये कवि संध्या संपन्न हो रही है, जिसे हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदर्श मिश्र जी का सानिध्य मिल रहा है और सरस्वती मिश्र जी का सानिध्य मिल रहा है। ये अपने गौरव की बात है, गौरव का विषय है। आज यहाँ पर मैं राजकिशोर राजन जी से ही इस कविता संध्या की शुरुआत करना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि बिहार वह प्रदेश है जहां जितना ज्यादा
जीवन के लिए संघर्ष है, उतना ही वहां अपनी बौद्धिक उपस्थिति को दर्शाने और प्रचारित करने और उसका लोहा मनवाने की भी बड़ी जद्दोजहद है। बिहार को जिस तरह से बौद्धिक नक्शे में देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वहां के अनेक कारक ऐसे हैं जो वहां की बौद्धिकता को पीछे ढकेलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद वहां का जो सांस्कृतिक मोर्चा है वो इतना सक्रिय और सचेष्ट है कि जहां का एक कवि अरुण कमल कहता है कि जब कोई विपक्ष न बचे तो कविता ही विपक्ष है, वही विपक्षी चौकी है। ऐसे क्षेत्र का कवि गोपालगंज, बिहार का गोपालगंज की ख्याति आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वहां का रहने वाला कवि जब कहता है बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ, बहुत हुई शब्दों की खेती, कविता हो रही ऊसर, अब अपने अंतःपुर से बाहर हमर गांव भी तो आओ। कवि कर्म वैसा ही हो जैसे बढ़ई किसान लोहार का, अब गाछ पर बैठना छोड़ भुइयां उतर आओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, हम भी बांचे तुम्हारी कविता, उसे ऐसा बनाओ। ये जो देसी ठसक है अपनी जबान की, जहां भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, इन सभी भाषाओं के मेल से और उसकी टूट फूट से बनी हिंदी भाषा चलती है, जहां लिंग वचन ध्वस्त होता है लेकिन उसकी आत्मा सख्त जान है, वो कभी नहीं टूटती, वो लचक सकती है, टूट नहीं सकती। ऐसी आत्मावान धरती के कवि राजकिशोर राजन जी हमारे बीच हैं। राजकिशोर राजन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपनी कविताओं से इस कविता संध्या का शुभारंभ करें। स्वागत और अभिनंदन राजकिशोर राजन जी। अपना माइक मुखर कर लें और अपनी कविताओं के साथ आए। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय ओम निश्चल जी, आदरणीय रामदर्श मिश्र जी, मैडम मिश्र जी, वेद प्रकाश अमिताभ जी और तमाम जो आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। बांसुरी वादन जो कर रहे थे उन्होंने गोस्वामी का उल्लेख किया था। मैं भी रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग की एक पंक्ति से अपनी कविता शुरू करूंगा। पुष्प वाटिका प्रसंग में गोस्वामी लिखते हैं कि जेही के सत्य सनेहु से ही मिलही न कछु संदेहु। मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह की बात आज मेरे साथ घटित हुई है। मन में इष्टतम कवियों में एक आदरणीय रामदरस सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके सानिध्य में कविता का वाचन एक प्रकार से एक जो छोटा सा जो जीवन है और उसमें कविता का जीवन है उसके लिए उपलब्धि है। मैं पुनः प्रणाम करता हूं और कविता पाठ शुरू करता हूं। दो तीन कविताएं सुनाऊंगा। जब समय हो जाए तो कृपया आदरणीय ओम निश्चल जी रोक देंगे। एक मिनट में आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं उन मित्रों से कहूंगा जिनका अभी सत्र नहीं है वे अपना माइक ऑफ कर दें, जिससे कि अनावश्यक आवाजें जो हमारे नेपथ्य से आती हैं और रिकॉर्डिंग को बाधित करती हैं वे बाधित ना हो। जी राजकिशोर राजन जी, अब अपनी कविता। शुक्रिया ओम जी। मैं दो तीन कविताएं पढ़ूंगा, लेकिन अगर समय ज्यादा हो तो कृपया मुझे इशारा कर देंगे, मैं कविता पाठ रोक दूंगा। जी जी बिल्कुल। पहली कविता का शीर्षक है भगदड़ में छूटी हुई चप्पलें। भगदड़ में छूटी हुई चप्पलें कैसी होती हैं अभागिन, उन चप्पलों से पूछे कोई। क्या बात। भगदड़ में छूटी हुई चप्पलें कैसी होती हैं अभागिन, उन चप्पलों से पूछे कोई। किसी बच्चे की मासूम तुतलाती चप्पल, किसी तरुणी की मोहक चमचमाती चप्पल, किसी बूढ़े की थकी उदास चप्पल। सबकी अपनी कथा, सबकी अपनी व्यथा, सभी को अपने पैर की तलाश। मगर मिलता है कौन भगदड़ के बाद, मगर मिलता है कौन भगदड़ के बाद। निरीह मूक लाचार ये चप्पलें कभी मिल नहीं पाती अपनी ही जोड़ीदार चप्पलों से। बेसहारा इन चप्पलों में अब नहीं होगी कभी पालिश, न पूछा ही जाएगा कभी कपड़े या ब्रश से। न उन्हें नसीब होगी किसी की चौखट
और न किसी का पैर। बेकाम बेवजह की इन चप्पलों को सड़ना और गलना ही होगा किसी सड़क किनारे। कूड़ापन किसी कूड़े के ढेर में मरना ही होगा। माताएं रोएंगी पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, प्रेमिकाएं प्रेमियों के लिए और पत्नियां पतियों के लिए। पर कोई नहीं रोएगा, पर कोई नहीं रोएगा भगदड़ में छुटी हुई उन चप्पलों की। क्या बात है, बहुत खूब भाई राज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरी कविता है ओम जी, शीर्षक है सरसों फूलने के मौसम में। कि इसी मौसम में बिंदेसर सधाएंगे रामजस बाबू का कर्जा। इसी मौसम में बिंदेसर सधाएंगे रामजस बाबू का कर्जा। सुरेंद्र कराएंगे खटिया पर पड़े बीमार बाप का इलाज। माकुर साहब की दुकान में फुलेना महतो बेचेंगे सरसों और कटाएंगे टिकट लुधियाना का। इसी फसल को बेच खरीदेगी साबुन सोटा रमरतिया की माई और बकिया रखेगी कहीं मड़ई में लुकाकर। सभी ओर खेतों में फूला है सरसों, बिखर रहे धनिये की तेज गंध और बीच में अपने धुन में डूबा है गांव। यहाँ जस का तस सब कुछ, यहाँ जस का तस सब कुछ, बस धूप तनिक मध्यम हो जाते दिन कुछ लंबे, छोटी हो जाती रात। आदमी की आंखों की तरह बाएं दुख, दाहिने दिखता अभाव। बहुत खूब। और तो और बसंत को भी अब तक कोई नहीं मिली पगडंडी कि मुंह दिखाने भर को किसी एक दिन वह पहुंचे इस गांव। सरसों फूलने का मौसम है, सरसों फूलने का मौसम है और मेरे गांव को इधर उधर ताकने पर भी फुर्सत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ओम जी, आपकी इजाजत से मैं शुरू कर रहा हूं अपनी तीसरी कविता। शीर्षक आप पढ़ते चले, आप पढ़ते चले राजन जी। इसी धारावाहिता में जी जी आपका स्वाद और पाठ बिल्कुल अलग है जी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जब इशारा करेंगे तभी आप बंद करें। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जिस कविता का आपने उल्लेख किया उस कविता का मैं पाठ कर रहा हूँ कि बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूल मिट्टी भी मिलाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूल मिट्टी भी मिलाओ। बहुत हुई शब्दों की खेती, कविता हो रही ऊषर। अब अपने अंतःपुर से बाहर अमर गांव भी आओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूल मिट्टी भी मिलाओ। कवि कर्म वैसा ही जैसे बढ़ई किसान लोहार का। कवि कर्म वैसा ही जैसे बढ़ई किसान लोहार का। अब गाछ पर बैठना छोड़ भुइयां उतर आओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूल मिट्टी भी मिलाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, हम भी बांचे तुम्हारी कविता। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, हम भी बांचे तुम्हारी कविता, उसे ऐसा बनाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूल। बहुत अच्छा राजन जी। इसी क्रम में पधारो हमर गांव भी एक लिखी है कविता आपने। जी 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 जी, उसे भी सुनाइए। तो राजनीति वाली कविता है। जी 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 जी, मैं जरूर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। कुछ कविताएं जैसा आपने कहा है इसी संग्रह में है जो अभी बोध से आया है। जी 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 जी। इस बीच हेमंत कुकरेती जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। बंबई से अर्चना उर्वशी जी आ गई हैं, कवयित्री। और संतोष मिश्री हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत ही कविता प्रेमी हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। जी, मैं इसके बाद जो कविता है 42 पेज पर है संग्रह की, मैं सुना रहा हूं वो कविता। शीर्षक है पधारिए हमर गांव। कि खुरपी और हंसुआ से भी तेज है बोली, पता नहीं कब किस बात पर चल जाए लाठी गोली। खुरपी और हंसुआ से भी तेज है बोली, पता नहीं कब किस बात पर
चल जाए लाठी गोली, दरिद्रता में भी हठी बेजोड़। एक कट्ठा खेत में डाली जाती कितनी राजनीति की खाद, कभी जानना हो तो पधारिए हमर गांव। हाँ, क्या बात, छोटी कविता लेकिन बहुत सुंदर। पढ़ते चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे मैं कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूं। हमारे क्षेत्र में बाढ़ का हमेशा ही प्रकोप रहता है, और बाढ़ से हम लोग का इतना पुराना हेल मेल है कि अगर बाढ़ का पानी नहीं हो तो लगता है कि कुछ जग सुना सुना सा लगने लगता है। जी जी। तो उसी संदर्भ में एक कविता है, बाढ़ में घिरे लोग। जी जी जी, सुने। उस इलाके में बाढ़ को लोग यही कहते हैं कि बढ़ आया है पानी गंगा और गंडक का। बाढ़ से इनका पुराना हेल मेल जैसे गरीबी का भूख और अमीरी का अहंकार से। अगर मैं उन्हें बताऊं कि यहाँ की इस अथक पीड़ा पर लिखी है मैंने कई कई कविताएं, अखबारों में आलेख, तो वह लड़की जिसका नाम है छुटकी कहेगी जरूर। जो मिल जाएगी आपको मेरी कई कई कविताओं में, यह भी भला कोई लिखने की चीज है, यह भी भला कोई लिखने की चीज है। हो न हो आप रहते हैं प्रदेश में जिसे पता नहीं लोग कैसे रहते हैं देश में। उस इलाके में बहुत सारी चीजों की तरह सड़क का भी अता पता नहीं। उस इलाके में बहुत सारी चीजों की तरह सड़क का भी अता पता नहीं कब बनी और कहां गुम हो गई। जैसे सड़क को भी मालूम न ये कहीं जाने वाले और न यहाँ कोई आने वाला। आगे मैं एक छोटी कविता है ओम जी, आपकी इजाजत से सुना रहा हूँ। और सुनाएं और इसे समाहार करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है यत्सार। हम लोग छोटे रहते थे तो जाता हमारे यहाँ चलता था, और भोजपुरी में हर चीज के लिए गीत गौनी चलता है, उसी तरह जाता भी चलता था, और उसको महिलाएं जत्सार कहती थी, और सतुआ वगैरह ये सब कूटा जाता था जाता से। उसी संदर्भ में एक कविता है कि पसीने से थकपक देह हो तो उसकी आत्मा से फूटता है आदिम संगीत। यह नहीं करता सिर्फ आटे को मुलायम और जीवन रस से परिपूर्ण, बल्कि जोड़ता है जीवन को मिट्टी और धरती से। मैंने पूछा था मां से कि पत्थरों के बीच गेहूं के दाने को पीसते कैसे जन्मता है गीत, और मां ने हंस दिया था कि चल यह भी कोई पूछने की बात है, बेसिर पैर की बात है, मास्टर साहब से आज तूने जरूर खाई होगी मार। सचमुच यह भी कोई प्रश्न है कि कोई फूल से पूछे कि तुम खिलते हो कैसे, नदी से कि बहती हो कैसे, और जीवन से कि इस नामुराद दुनिया में वो भरा क्यों रहता है उत्साह से। पता नहीं किस ग्रह का प्राणी हूं, पता नहीं किस ग्रह का प्राणी हूं, जत्सार को भी तनिक समझ पाया कविता की तरह तो जीवन के 50 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रामदरस मिश्र जी, ओम निश्चल जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने राजकिशोर राजन जी की कविताएं सुनी। वे उस बिहार से आते हैं जो नागार्जुन का है, जो अरुण कमल का है, जो लिखते हैं कि प्रजातंत्र का महामहोत्सव 56 विध पकवान, जिसके मुंह में कौर मांस का उसको मगही पान। ऐसी विडंबनाओं वाले प्रदेश से जिस लोकगंधी चेतना और प्रतिरोध की धीमी धीमी आंच में पकी हुई कविताएं आपने सुनाई हैं, बहुत आपका आभार, बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच इस समय हेमंत कुकरेती जी आ चुके हैं, मंच पर विराजमान है वेद प्रकाश अमिताभ जी, सच्चिदानंद जोशी जी हमारे माननीय आमंत्रित कवि, और दूसरी
कड़ी में मैं वेद प्रकाश अमिताभ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, कवि हैं, इन्होंने आज इससे मुझे भी अचरज है कि उन्हें मैं वास्तव में कवि नहीं मानता। उनकी कविताएं सुनने का सौभाग्य कि मुझे आज पहली बार 62 की उम्र में, और उनकी जो भी उम्र हो, अब मैं आज सुनना चाहता हूं कि भाई गीत कैसा लिखते थे, वे कविताएं कैसे लिखते हैं। वेद प्रकाश अमिताभ जी, स्वागत और अभिनंदन। रामदर्श जी के बहुत प्रिय आलोचक हैं और रामदर्श जी की कई पुस्तकों पर लिखा है, कई पुस्तकों का संपादन किया है और उनके प्रिय शिष्यों में भी है। तो ये गुरु शिष्य का जो मिलन है, समामेलन है, इसका भी बहुत एक सुसंयोग है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी कविताएं पढ़ें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौभाग्य तो मेरा है कि मैं तो बहुत दिनों बाद आदरणीय रामदर्श मिश्र और श्रीमती सरस्वती मिश्र के सानिध्य में डॉक्टर यूनियन में और रात के जागरण में काफी पाठ करने जा रहा है ना। मुझे याद नहीं आ रहा है बस पहले काव्य पाठ किया होगा कभी, और जी के सामने काव्य पढ़ने का तो शायद नहीं आ रही है मुझे। और इतने बड़े कवियों के बीच में आपने मुझे रंग दिया है, तो मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ, समय इतनी अच्छी कविताएं अभी राजन जी ने पढ़ी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता पढ़ता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है देवता। जी जी, स्वागत स्वागत। सैनी और हथौड़ी कोट से जिसका पोर होता है, वही पत्थर मंदिर में देवता बना होता है। सैनी और हथौड़ी की चोट से जिसका पोर होता है, वही पत्थर मंदिर में देवता बन उठता है। इतनी महत साधना के बाद देवता बनने का अर्थ है खुद को आडंबरों में बंद कर देना, चाहे अनचाहे दूसरे के साथ बेचना और वरदान के रूप में खुद के टुकड़े टुकड़े करते जाना। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, आरती और मंत्रोच्चार, नैवेद्य का भव्य समर्पण, संवेद जय जयकार शुरू में बहुत अच्छा लगता है। आरती, शंकर ध्वनि और मंत्रोच्चार, नैवेद्य का भव्य समर्पण, संवेद जय जयकार, लेकिन शीघ्र ही मुरझाए हुए फूलों, राख हुई अगरबत्तियों, चुप और बेजान प्राचीरों के बीच में निरर्थकता का एहसास सिर उठाता है। अच्छी तरह समझ में आता है देवत्व एक ऐसा मुखौटा है जिसे पहनना सबको सुहाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। मुखौटा है जिसे पहनना सबको सुहाता है, पर उसे उतार फेंकना किसी के वश में नहीं रह जाता है। उतार फेंकना किसी के वश में नहीं रह जाता है। देवत्व की अंतिम परिणति है यह हिसाब करते रहना कि श्रद्धा और वरदान के व्यापार में, देवत्व की अंतिम परिणति है यह हिसाब करते रहना कि श्रद्धा और वरदान के व्यापार में किसको किसने कितना छला था। श्रद्धा और वरदान के व्यापार में किसको किसने कितना छला था, और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचना, इस देवता से तो वह मामूली पत्थर ही भला था। आखिर में इस नतीजे पर इस देवता से तो वह मामूली पत्थर ही भला था। एक दूसरी कविता है जो बहुत ही सामान्य मनस्थिति में है। भूकंप क्या होता है पापा, पूछती है 7 साल की बच्ची मनीषा। भूकंप क्या होता है 7 साल की बच्ची मनीषा। वो अक्सर पूछा करती है सवाल पर सवाल, इतने बेहूदे बचकाने सवाल कि पापा अखबार में सिर छिपा लेते हैं, मम्मी रसोई में घुस जाती है। वो अक्सर पूछा करती है सवाल पर सवाल, इतने बेहूदे बचकाने सवाल कि पापा अखबार में सिर छिपा लेते हैं, मम्मी रसोई में घुस जाती हैं। मनीषा, बेचारा मनीषा सवालों में उलझी रह जाती है।
मेरे पास सिर्फ एक स्कूल ड्रेस क्यों है? पापा के पास पुरानी साइकिल है, कार क्यों नहीं है? हमारा घर अपना घर क्यों नहीं है? सड़क के पार की कॉलोनी के मकान ऊंचे और चमकदार क्यों हैं? पापा इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते। पापा इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। वे जीते हैं एक और दुनिया में, सोचते हैं कैजुअल लीव कितनी बाकी है और कितना मिलना है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, लोन की कितनी किस्तें बाकी हैं चुकाने की। भूकंप के बारे में बहुत कम जानते हैं पापा। टीवी में भूकंप भूकंप सुनकर मनीषा फिर पूछती है, भूकंप क्यों आता है पापा? पापा अपनी याददाश्त को पूरे देते हैं, तब कहीं बता पाते हैं कि जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तब भूकंप का झटका महसूस होता है। भूकंप में क्या होता है पापा? भूकंप में धरती कांपती है, पहाड़ हिल जाते हैं, स्कूल अस्पताल की बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं। अपने जाने पापा भूकंप को बहुत भयानक बनाकर पेश करते हैं। मनीषा कुछ समझती है कुछ नहीं समझती, वो बड़ी बड़ी इमारतों पर अटक जाती है, ऊंचे आलीशान मकानों को घूरती है और फिर हौले से पूछती है, भूकंप हमारे शहर में क्यों नहीं आता पापा? भूकंप हमारे शहर में क्यों नहीं आता? बात, क्या मासूमियत। एक छोटी सी कविता में और पढ़ देता हूं। बिल्कुल स्वागत है आपका। निशा नाम से है वो, कि कोई अचरज नहीं कि पुल बनने के पहले ही टूट गया, कोई अचरज नहीं कि पुल बनने के पहले ही टूट गया, स्वार्थ के मजबूत खंभों पर टिकी किसी स्मृति, किसी संवेदना, किसी आकांक्षा, किसी अंतरंगता। स्वार्थ के मजबूत खंभों पर टिकी किसी स्मृति, किसी संवेदना, किसी आकांक्षा, किसी अंतरंगता, यहाँ तक कि सभ्यता की भी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। राहत और बचाव में जुटे लोग लगातार तलाश रहे हैं, मलबे में दबी कुचली कोई अनुभूति, कोई चेतना। राहत और बचाव में जुटे लोग लगातार तलाश रहे हैं, मलबे में दबी कुचली कोई अनुभूति, कोई चेतना जिसकी सांस अभी चल रही हो। लेकिन बरसों तक मगज मारने के बाद भी कोई जांच आयोग शायद ही तय कर पाए, लेकिन बरसों तक मगज मारने के बाद भी कोई जांच आयोग शायद ही तय कर पाए इस क्रूर हिंसक पथरीले समय में जिंदा कैसे रह गई जरा सी जिजीविषा। क्रूर हिंसक पथरीले समय में जिंदा कैसे रह गई जरा सी जिजीविषा, नन्ही सी आशा, मनुष्यता के पाले में खड़ी कुछ नया और सार्थक रचने की ललक और अभिलाषा। मनुष्यता के पाले में खड़ी कुछ नया और सार्थक रचने की ललक और अभिलाषा। धन्यवाद मिस्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी। बहुत ही मानीखेज रचनाएं आपने सुनाई हैं, लेकिन वो एक जिज्ञासा मेरी रह गई, आपके गीत सुनना चाहता था। मुझे लगता मैं कहूँ कि अगर एक गीत आपको याद हो, पढ़ूंगा मैं, वैसे कहे तो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, वैसे ही मैं एक गीत पढ़ दें, एक गीत पढ़ दें, पढ़ देता। आपकी पहचान है वो जी। फूल का खिलना महज खिलना नहीं है, यह किसी मधुमास की संभावना थी। आहा क्या बात। फूल का खिलना महज खिलना नहीं है, यह किसी मधुमास की संभावना भी, यह किसी आराध्य की आराधना भी, यह किसी के जन्म की शुभकामना भी। क्या बात है, क्या फूल का खिलना महज खिलना नहीं है। एक नन्ही सी छुअन जब व्याप जाती, एक नन्ही सी छुअन जब व्याप जाती, रंग खुशबू रची डाली कांप जाती। क्या बात। एक नन्ही सी छुअन जब व्याप जाती, रंग खुशबू रची डाली कांप जाती। देह की सिहरन महज सिहरन नहीं है, देह की सिहरन महज सिहरन नहीं है, सिहरन नहीं है, यह किसी के नेह को स्वीकारना भी, यह किसी के नेह को स्वीकारना भी, यह किसी मधुमास की
संभावना भी। सिर्फ धरती ही नहीं झुलसी तपी है, सिर्फ धरती ही नहीं झुलसी तपी है, व्योम भी व्योम अपनी आग में क्या कम दुखी है। सिर्फ धरती ही नहीं झुलसी तपी है, व्योम अपनी आग में क्या कम दुखी है। मेघ का गर्जन सहज गर्जन नहीं है, प्यास बुझने की सनातन सांत्वना। क्या बात है, क्या बात। सहज गर्जन नहीं है, प्यास बुझने की सनातन सांत्वना भी, यह बस मधुमास की संभावना भी। आखिरी है इसका, क्रौंच वध जीते हुए निष्ठुर समय में, क्रौंच वध जीते हुए निष्ठुर समय में शेष है कुछ शोक बस कवि के हृदय में, शेष है कुछ शोक बस कवि के हृदय में। श्लोक का सर्जन महज सर्जन नहीं है, श्लोक का सर्जन महज सर्जन नहीं है, सुंदरम शिव सत्य की स्थापना भी, सुंदरम शिव सत्य की स्थापना भी। फूल का खिलना महज खिलना नहीं है, यह किसी बदमाश की संभावना। धन्यवाद। बहुत अच्छा, फूल का खिलना महज खिलना नहीं है, ये किसी मधुमास की संभावना है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बहुत आभार। और अब जैसा कि हम सबको विदित है कि इस मंच पर हमारे आमंत्रित कवियों में हेमंत कुकरेती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही शर्मीले कवि हैं, लेकिन बहुत ही तेजस्वी कवि हैं। और प्रकाश में आए थे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, जिनकी सिलबट्टा कविता पर मिला था, और वो बहुत अच्छी कविता है। उसका जो अंदाजे बयां है बिल्कुल अलग है, और इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसा पुरस्कार है जिसने बहुत सारे तेजस्वी कवि दिए हैं, जो कि आज बहुत ही विकसित अवस्था में है और हिंदी कविता को समृद्ध कर रहे हैं। लिहाजा हेमंत कुकरेती अब एक प्रतिष्ठित कवि हो चुके हैं। 5 कविता संग्रह हैं इनके। चलने से पहले, नया बस्ता, चांद पर नाव, कभी जल कभी जाल, और अभी हाल में आया है धूप के बीच। आलोचना की कई पुस्तकें हैं, और कविता का इतिहास खंगालने वाले और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, कई तरह की पाठ्य पुस्तकों का लेखन करने वाले, छात्रोपयोगी पुस्तकों में भी अपने श्रम को सार्थक मानने वाले ऐसे महनीय अध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय के और हिंदी साहित्य की आज की दुनिया के बहुत ही चर्चित कवि, लेकिन मैंने कहा कि अलक्षित भी उतना ही रहते हैं। साहित्य अमृत के ये संयुक्त संपादक भी हैं, नेपथ्य में काम करते रहते हैं ये और उनकी पत्नी। हिंदी साहित्य को इस तरह से समृद्ध करने वाले लोग बहुत कम हैं इस अवस्था में, जिस अवस्था के वे हैं। और भारत भूषण अग्रवाल के अलावा इन्हें कृति सम्मान और इदार सम्मान भी मिला है। मैं बहुत ही आदर के साथ हेमंत कुकरेती जी को बुलाने से पहले वो सिलबट्टा कविता का अंश पढ़ना चाहता हूं। आप पढ़ सकते हैं उसे, कविता कोश पर भी है। उसका एक अंश है कि जाने कहां की सभ्यता से निकला है, यही से शुरू होती कविता। जाने कहां की सभ्यता से निकला है वह, पत्थर नहीं है वह केवल, एक दुनिया है उसकी, और हमारी रसोई में वह सबसे पुरानी धरती, और हमारी रसोई में वो सबसे पुरानी धरती है जिस पर सबसे पहली मां जीवन के स्वाद को बढ़ाने के लिए पीस रही है प्राचीन वनस्पति। पूरी कविता इसी धात्विक इकाइयों से निर्मित है, और ऐसे कवि हेमंत कुकरेती जी ने उसके बाद बहुत विकास किया है अपने कथन में, अपने कथ्य में, अपने अंदाजे बयां में, और अपनी बहुवस्तु स्पर्शिता में। क्योंकि कविता एकांगी नहीं होती, न वो छंद में, न शैली में, न अंदाजे बयां में। उसका पाठ हमेशा प्रशस्त होता है, बहुविध होता है, बहुवचनीयता का पाठ होता है। तो मैं हेमंत कुकरेती जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। आदरणीय गुरुवर रामदर्श जी को सादर प्रणाम। यहाँ स्क्रीन पर स्मिता भी दिखाई दे रही हैं, मेरी सहपाठी रही हैं वो। ओम भाई तो हैं ही, और इतने बड़े बड़े लोग एक साथ देखने को मिले। आभारी हूँ ओम जी का कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया। एक ही संग्रह अभी मेरे पास है फिलहाल, जो नवीनतम संग्रह है मेरा, धूप के बीच।
जी और जी, स्वागत है। ये पहली बार है कि उन कविताओं को मैं आप लोगों के सामने रखने का जोखिम उठाऊंगा जो मैंने कभी नहीं पढ़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो देखते हैं, क्योंकि ये तो सचल प्रयोगशाला है, तो आप लोगों के सामने मैं कुछ कविताएं, ऐसी कविताएं रखने की अनुमति चाहता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है स्मृति। हेमंत जी, थोड़ा स्वर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि सारे लोग, नहीं, अपने स्वर का, मानवीय स्वर। अच्छा, ठीक है। वो तो शुरू से मध्यम ही रहा है। जी जी, क्योंकि जो आदमी जीवन के लोग बड़े दुर्धर्ष प्रतिभा के धनी होते हैं, प्रकाशमन कहते हैं। नहीं, जो आदमी जीवन के पहले 7 साल गूंगा रहा हो, उसकी आवाज तो वैसे ही थोड़ी कमजोर होगी। चलिए, स्वागत है आपका। जी। स्मृति। पृथ्वी पर छा जाता है अंधेरा, भाषा को घेर लेती है चुप्पी। स्मृति, मैं तुम्हें पाता हूं अपने बेहद पास। अंधेरे को मन से हटा भर दो तो रोशनी आवाज बन जाती है। कण अपनी जगह बदलते हैं तो आलोक में दिखते हैं। ढेर सारे कीट जिनके नाम जाने कब पता चलेंगे, उनकी अजीब तीखी पैनी निरंतर आवाजों के बीच, जिसे बहुत पहले बजाया था और डर गया था कि उसमें भरी है इच्छाओं की आवाज। संसार उस बाजे की तरह बजता है। स्मृति, बादलों के बीच एक किनारे बसे मकान में पिछली बारिश की गंध है। शायद कुछ मिल जाए खोया सा, सोचता एक आदमी कोहनियों से ठेलता है धुंध। स्मृति, एक तुम ही हो जो कभी नहीं घूमती, एक तुम ही हो जो कभी नहीं घूमती, हर बार रुमाल की तरह मिल जाती हो। तुम ही हो जिसे बिच्छुओं के डंक पर धर आते हैं और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारी जड़ों से लिपटकर नसें कभी दिल बन जाती हैं, कभी उम्मीद, कभी सपना, और हम नए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत खूब। दूसरी कविता है कुरुक्षेत्र हर जगह। कौन पहुंचा होगा सबसे पहले कुरुक्षेत्र? युद्ध पहले से तय था तो उसका परिणाम भी। क्या सभी जानते थे कि बचेगा नहीं कोई? सबको पता था क्या क्या घटेगा उन पर। हस्तिनापुर से पहुंचे होंगे कुरुवंशी। अर्जुन अपनी गल रही आत्मा को बचाते शिकारी के हाथों संघारे जाने से पहले कृष्ण सोचते कोई नया खेल, रचते कोई विषम लीला। युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर बलशाली भीम अपने सिखाए अश्वों के सहारे नकुल सहदेव, बचे रहने के लिए हमेशा आधा सच बोलने के लिए विवश युधिष्ठिर, या कर्ण ठुकराने जाने की आग में जलते हुए कौन पहुंचा होगा सबसे पहले? राजा की चाकरी में जाते ही नष्ट हो गए गुरु द्रोण। आदर्शों से गिरने के बाद भी कहते हैं आज भी बचा हुआ है अश्वत्थामा। सत्ता के अंधियारे गलियारों में क्या उसी की छाया भटकती है? पांडवों को तो अज्ञातवास से लौटते हुए घेर लिया था कुरुक्षेत्र में। 2 अद्भुत माओं के वे 5 बेटे परख रहे थे अपने धैर्य को। विश्वास था उन्हें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दे ही देंगे उनका हिस्सा। कितने भोले थे वे, नहीं जानते थे कि जो पलते हैं अंधे मुंह में उन्हें कभी नहीं मिलती रोशनी। इस भीषण अंधेरे में न्याय का पक्ष लेने इंद्रप्रस्थ के बड़े बड़े महारथी पहुंचे, या लहूलुहान सैनिक। इंद्रप्रस्थ में बने थे वे, उन्हें बनाया था इंद्रप्रस्थ ने। रेशमी सपनों का वह खुरदरा नगर बार बार उजड़ा। कौन पहुंचा वहां? कौन निकल सका वहां से? दब जाते हैं महारथियों के रथ उसकी मिट्टी में, उसकी गर्मी में पिघल जाते हैं सपने। धूल छा जाती है वहां विजेता की नींद पर, पराजित नींद में ही हो जाते हैं लापता। कहीं से भी देखो दूर नहीं लगता इंद्रप्रस्थ। वह किसी को नहीं मिलता, वह किसी को नहीं मिलता। उसको मिल जाते हैं रक्त मांस मज्जा। वह नगर पा जाता है सब कुछ, भर देता है लोभ लालच से, खा जाता है भूख। क्या पांडव अपने साथ हुए छल कपट का बदला लेने जुटे थे कुरुक्षेत्र में?
सत्य के लिए युद्ध के पक्षधर रणछोड़ रसिया ने यही तो कहा था। अर्जुन के पूछने पर कि क्यों किया जाए युद्ध, खून की जो नदी बही, दो किनारे थे उसके। द्रौपदी थी एक तरफ, दूसरी ओर सिंहासन। वीरों के कटे अंग, विलाप करती स्त्रियां, रोते हुए शिशु, सब डूब गए उस रक्त पारावार में। कोई नहीं निकल सका कुरुक्षेत्र से बाहर। वैसा ही बिल्कुल जैसे वह युद्ध से पहले था। न विश्वास, न आस्था, न उम्मीद, न चैन। और कितने मायावी थे वे ताकतवर लोग, दिखते थे रणभूमि में ही जैसे मारने के लिए ही उनका जन्म हुआ हो। जब वे कुरुक्षेत्र में थे तो कहीं और भी थे उसी वक्त। देश दुनिया का कोई कोना नहीं है ऐसा जहां उनके होने के चिन्ह नहीं मिलते। शक होता है कि वे थे भी सचमुच या व्यास की कल्पना का विराट स्वांग था, क्योंकि जिसका हर जगह मिलना कहा जाता है वह कहीं नहीं होता। हर जगह तो युद्ध होता है, हर जगह तो होता है संहार, हर जगह होता है कुरुक्षेत्र। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। कविता है, बोलते थे बस, बोलते थे बस, वहां सब बस बोलते थे। सोते नहीं थे, बोलते थे सो रहे हैं हम। रोते नहीं थे, बस बोलते थे हम रो रहे हैं। जो लिख सकते थे लिखते नहीं थे, बस बोलते थे। जो कर सकते थे करते नहीं थे, बस बोलते थे। कैसा संसार था कि लगता था सब अच्छा ही बोल रहे हैं, इतना अच्छा कि किसी से कभी कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। जो सबसे बड़ा अत्याचारी था, सजा कितनी अच्छी हो सकती है, वह उस पर इतना अच्छा बोलता कि उसका बोलना ही सजा बन जाता। वहां जो हाकिम था उसे बखूबी आता था काम टालने का हुनर, फिर भी हो ही जाते थे कुछ काम। ठीक नहीं हुए तो दूसरे होते थे दोषी, जो हो गए सही उसे कर लेता था अपने नाम। वह साथ चिपकाए रखता था अपना भूत। मुखिया तो मुखिया, उसका भूत भी बस बोलने का उस्ताद था। वह महान बोलने वालों की महान भीड़ थी। बोलते थे कि फजीयत क्यों कराए जब बोलने भर से चल रहा है काम। काम थे कि होता नहीं था एक भी, काम थे कि होता नहीं था एक भी। कितना कितना बोलते थे, इतना इतना बोलते थे, जितना हो सके बोलते थे, जाने क्या क्या बोलते थे। जीवन के पहले 7 साल वह एक आदमी जो गूंगा रहा, उसने थोड़े से काम किए और थोड़ा बहुत लिखा। उसने लिखकर कबूल किया कि कितना अच्छा होता अगर वह आज भी बोल नहीं पाता। वह चुप रहने पर नहीं, अपने पर चढ़ा होता। बहुत अच्छा। एक कविता और हेमंत जी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। एक कविता हेमंत जी और पढ़ें। एक कविता और। 30 जनवरी 1948 दिल्ली। 30 जनवरी 1948 दिल्ली। गांधी की ढूंढ में जाओ जरा आगे, समय गोली की तरह बढ़ता है सीने की तरफ। गोलियों से जरा आगे नफरत है, पैनी चमकती खुली हुई तमाशाई पागलपन है। गांधी कैसे बचेंगे? वैसे बचना ही कब चाहा उन्होंने? उस अकेले की कितनी बार हत्या हुई। हत्यारे खून करते और हाथ धोकर देते अहिंसा पर भाषण। उस अकेले की कितनी बार हत्या हुई। हत्यारे खून करते और हाथ धोकर देते अहिंसा पर भाषण। कई बार तो रामधुन गाते हुए उन्होंने उस फकीर को मारा। हत्यारे हर बार दुविधा में रहे कि उस निहत्थे को मार क्यों रहे हैं। हत्यारों को खोजना नहीं पड़ता इतिहास में, या भविष्य में नहीं करना पड़ता उनका इंतजार। वे आज भी तैयार हैं कि दिख बढ़ जाए गांधी। धन्यवाद। बहुत खूब हेमंत जी, बहुत बहुत आभार। आपने अपनी वैचारिक सन्निधि से कविताओं को जिस तरह संवारा है और मिथकों को भी इसमें रखा है, और बहुत ही वैचारिक धरातल को आपने संपन्न किया है। संपूर्णता कविता में आपने काम किया है और आज की इस काव्य संध्या को भी आपने अपनी वैचारिकता से संवारा है। बहुत धन्यवाद आपको।
बहुत आभार आपका इस कविता संध्या को अनुप्राणित करने के लिए अपनी कविताओं से। और अब हमारे सम्मुख सच्चिदानंद जोशी जी हैं, विभिन्न कलाओं के मर्मज्ञ, संकर्म, दलित कलाएं, जनसंचार, पत्रकारिता, पत्रकारिता, सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, जिस राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं दोनों, लेकिन वे राह चलते अपना समय नष्ट नहीं करते। जैसे कोई रिलके कहा करते थे कि कवि को चाहिए कि वे कलम कागज अपनी जेब में रखे और जब भी कहीं कोई अवलोकन उसकी निगाहों से संभव हो उसको नोट कर ले कि वे उसकी स्मृति से विलुप्त न होने पाए। और ऐसा मुझे लगता है कि जैसा कि जोशी जी से विभिन्न वार्ताओं में ये जानने को मिला कि जहां भी जाते हैं, वो कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई रिकॉर्ड जो पहले गाने के रिकॉर्ड्स होते थे उनका कोई संग्रहालय नुमा बना रखा है, जहां भी जाते हैं, उतरते हैं, बातचीत करते हैं, वहां से कोई न कोई छोटी मोटी कहानी लेकर उतरते हैं। वैसी कहानियों के संग्रह के कुछ अल्प विराम, पल भर की पहचान और जिंदगी का बोनस, इस तरह की जो कहानियां हैं उसमें हैं। इससे आगे की कहानियां भी हाल में आई हैं पुत्री कामेष्टि नामक संग्रह में। पुत्र कामेष्टि हम लोग जानते हैं, लेकिन पुत्री कामिनी, पुत्री की इच्छा से जो संबलित है। तो इस तरह से कथा संसार में, रंग कर में, विभिन्न गतिविधियों में, टेली प्रसारणों में और विभिन्न वैचारिक मंचों पर, चूंकि बड़े मंच का खुद ही नियमन करते हैं, तो जाहिर है कि इनके भीतर का जो कवि है वो उच्छल जलधि तरंगों में बीतता रहता है। मैंने इनके और इनकी पत्नी मालविका जोशी जी के संयुक्त प्रोडक्शन देखे हैं, संयुक्त प्रस्तुतियां देखी हैं, इनका वाचन देखा है, प्रवाचन देखा है और सांस्कृतिक समझ को छोटे छोटे सूत्रों में सहेज देने की कला देखी। और मैं समझता हूं कि इनका अभी कुछ इनकी वैवाहिक वर्षगांठ पर एक संग्रह दोनों पति पत्नी का आया, यूं ही साथ चलते चलते, शीर्षक तो कुछ बहुत ही चर्चित गाने पर है, लेकिन उसके भीतर का जो आलाप है, जो भीतर के जो संवाद है, भीतर के जो कथोपकथन है, भीतर का जो दाम्पत्य है, उसके जो रंग हैं, उसकी विभिन्न धड़कने हैं, वे वहां पर समाई हुई हैं। और वे बहुत चालू अर्थों में आई लव यू का इजहार नहीं, तो इसमें शिकायत भी है और बहुत सारी तरंगें हैं जो ध्वनित होती हैं। और जो जितना पुराना दाम्पत्य हो जाता है, मुझे लगता है कि जोशी जी की परिभाषा तो है कि पुराने चावल की तरफ महकता है। शायद अभी भी हम देख रहे हैं कि सबसे पुराना दाम्पत्य यहाँ पर प्रतिष्ठित है, हमारे रामदर्श जी अंकल और आंटी जी सरस्वती जी। देख रहे हैं कि एक ही लीड को दोनों लोग साथ ही एक एक कान में लगाए रहते हैं और वे कवियों से संवादित होते हैं, उनको संबोधित होते हैं, सुनते हैं। इस उम्र में 98 साल और लगभग 92 साल की हमारी आंटी जी भी हो चली हैं आगे पीछे। ये दाम्पत्य है और इस दाम्पत्य का जो उदाहरण दिया है यूं ही साथ चलते चलते, मालविका जोशी जी की रचनाएं बड़ी नुकीली हैं। ये तो लगता है कि जोशी जी भी उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, लेकिन उस प्रत्युत्तर में कितना कवि तो समाया हुआ है। एक कविता का अंश जब मैं उस पर लिख रहा था बस, तो मुझे ठाकुर प्रसाद सिंह का वंशी और मादल याद आया। मुझे लौटा दो मेरा कुंवारापन, मेरा जीवन धन। आदिवासी युवती अपने युवक प्रेमी से पूछती, कौन लौटा पाया है, कौन लौटा पाएगा। और ये भी लिखते हैं एक जगह कि मैं भी तो देखूं कैसे भेज सकोगी, पत्नी को संबोधित, मैं भी तो देखूं कैसे भेज सकोगी ओस की बूंदें, आंसू के कतरे, हंसी होठों की और सांसों की थरथराहट कैसे भेजोगी। तो ये जो संवाद धर्मिका है, ये तो आपस का संवाद है, लेकिन जीवन से संवाद की अनेक कविताएं इनके पास है। जैसे अनेक कहानियां हैं, राह चलते, जैसे राह चलते उगाई गई बहुत सारी कविताएं हैं, धारोष्ण दोगुना जिसे कहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कला मर्मज्ञ और पत्रकारिता के पितामह, मैं आज के अर्थों में कह सकता हूं, अपने अपने समय के अनेक पितामह हो सकते हैं, सबको नमन करता हुआ। और जिस एक शिक्षक भीतर जो जागरूक शिक्षक है, मूल्यवान शिक्षक के भीतर है, मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। सच्चिदानंद जोशी जी, स्वागत और अभिनंदन आपकी कविताओं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम निश्चल जी, आपकी इतनी सुंदर प्रस्तावना के लिए और बहुत वार्तापूर्ण संबोधन के लिए।
परम श्रद्धेय रामदरस मिश्र जी, परम श्रद्धेय सरस्वती मिश्र जी, मैंने देखा अष्टभुजा शुक्ल जी भी यहाँ पर पटल पर कहीं उनका नाम दिख रहा था, आदरणीय वेद प्रकाश जी, हेमंत जी, राजकिशोर जी, सुश्री स्मिता मिश्र जी, रविशंकर सिंह जी और पटल पर उपस्थित सभी सम्माननीय देवी और सज्जनों, ये मेरे लिए सौभाग्य का ही विषय है कि इतने बड़े साहित्य मर्मज्ञ, इतने बड़े साहित्य ऋषियों के बीच में मुझे कविता पाठ का अवसर उपलब्ध कराया है। और मैं सच बता रहा हूं कि जिस श्रेणी की कविताएं यहाँ पढ़ी गई, संभवतः उस स्तर का कवि शायद मैं नहीं हूँ। अपने आसपास की कुछ चीजों के साथ थोड़े से बिंब रचने की कोशिश करता हूँ। अभी मौजूदा समय में पिछले 2 साल में जो कुछ हमने भुगता है, हमने ये देखा कि ये जो वर्चुअल माध्यम है, वर्चुअल माध्यम पर हमारी जो अवलंबिता है वो कुछ ज्यादा बढ़ गई, और उसके कारण मैंने वर्चुअल माध्यम को लेकर कुछ 3-4 कविताएं लिखी हैं। वो आपके सामने है, बहुत ही मौजूद है। शायद आपको थोड़ी सी अलग लगेंगी, इसलिए मुझे लगा कि बिल्कुल आसपास परिवर्तन होना चाहिए। और ये मेरा एक जो ताजा कविता संग्रह आया है, जो कि मेरा दरअसल तीसरा कविता संग्रह है, जिसका शीर्षक मैदान मत छोड़ना है, वो अभी अनामिका ने छापा है। जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कविता संग्रह का भी। जी धन्यवाद। पहली कविता का शीर्षक है अपनी अजीब दुनिया। फेसबुक और व्हाट्सएप से मैंने रच डाली है अजीब सी दुनिया, अपने ही इर्द गिर्द अपने पर केंद्रित, जहां मैं हूं ढेर सारे अनजान दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पड़ने पर पहचान ही नहीं पाता उन्हें, और पहचानने पर मिलना जरूरी नहीं समझता। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं अपने आप से बात करता, अपने लिए ही दुनिया को जोड़ता और घटाता। दूसरे भी जो है वो सब भी मैं ही है, हजारों की लिस्ट में सब के सब एकाकी। अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद, संदेश और टिप्पणियों को बताते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उनके करीब। और यहां पर मैं विशेष अनुग्रह चाहूंगा सभी ऋषिवरों का। ये पीड़ा क्या है? कोई नहीं है इन सब में ऐसा, कोई नहीं है इन सब में ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी 4 दीवारी के अंदर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुझे मुक्ति दिलाए। कोई नहीं है ऐसा जो जन्मदिन पर गले मिलकर कभी दे बधाई, कभी आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए, महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन, भावों के आवेग से मेरा परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में खो सा गया हूं, अपने बनाए अंतरजाल में मैं खुद से ही अजनबी हो गया हूं, मैं खुद से ही अजनबी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और दरअसल इस कविता की त्रासदी ये थी कि जब होली आई तो हमको लगा कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे मित्र हमको रंग देंगे, हम भी उन्हें रंग देंगे, और गुलाल मंगाया गया। व्हाट्सएप पर तो 1000 संदेश आ गए, लेकिन एक भी नहीं आया जिसने आपको प्रत्यक्ष रूप से आकर गुलाल लगाया। ये हमारी जो वर्तमान जीवन की त्रासदी है, उसके ऊपर मैंने ये बात लिखी थी। और इसी तरह की एक दूसरी कविता है अंतरजाल या भ्रमजाल। और ये वो लोग ज्यादा हम लोग इससे अपने आप को नजदीक पाएंगे, क्योंकि हम लोग टेलीफोन हमने हमारे सामने आता हुआ देखा है। उसके बाद हमने एसटीडी हमारे सामने फोन आता हुआ देखा है, क्योंकि पहले एक ट्रंक कॉल का युग था, फिर एसटीडी आया, जैसे डाक आई, टेलीग्राम आया। आज किसी से तार के बारे में किसी नए बच्चे से पूछेंगे तो पूछेगा टेलीग्राम यानी क्या भला होती है, क्या भला होती है। तो हम वहां से निकले, इसलिए इस कविता का शीर्षक है अंतरजाल या भ्रमजाल। ठीक ही तो था सब कुछ, ठीक ही तो था सब कुछ, जब नहीं थे संचार के तेज उपकरण, चिट्ठियां ही होती थी हमारी सूचना का साधन। ठीक ही तो था सब कुछ। टेलीग्राम आते ही दिल धड़कने लगता था, अच्छे के पहले
बुरा का ख्याल मन में घुमड़ने लगता था। ठीक ही तो था सब कुछ। हाँ, ठीक ही तो था सब कुछ जब मोहल्ले में एकाध ही हुआ करता था फोन, और उसका उपयोग भी बस छठे चौमासे ही हुआ जाता था अमूमन। ठीक ही तो था सब कुछ। क्या बात। दूसरे शहर से बात करने लगाना पड़ता था ट्रंक कॉल, और ट्रंक कॉल में भी था किसी अज्ञात भय का जाल। ठीक ही तो था सब कुछ। ठीक ही तो था सब कुछ जब यात्रा की तत्काल सूचना देना जरूरी नहीं था। नो न्यूज इज गुड न्यूज का सिद्धांत जीवन में रूढ़ था। ठीक ही तो था सब कुछ। हाँ, अब सूचना की बढ़ती चाहत ने दे दिए हैं तमाम साधन। पल पल की खबर और सांसों के हिसाब में उपलब्ध है जीवन। अब तो ये आलम है कि सूचना घटना से भागती है तेज। अब तो ये आलम है कि सूचना घटना से भागती है तेज। सच झूठ और निजी सार्वजनिक का नहीं है कोई परहेज। जीवन सूचनाओं का बन गया है भ्रमजाल। जीवन का आलम भी बन गया है अब ये अंतर्जाल। ये अंतर्जाल। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको 5 मिनट वाईफाई कनेक्शन ना मिले, आपको नेट कनेक्टिविटी ना मिले, तो मनुष्य अस्वस्थ सा हो जाता है। इतना होने पर भी ठीक नहीं हो पा रहा कुछ भी। अनिश्चितता और ऊहापोह में जी रहे हैं सभी। सब कुछ होने पर भी लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। सूचनाएं ही सूचनाएं हैं सब तरफ। हम कहीं नहीं है। इसी से संबंधित तीसरी रचना है जो एक और काव्य संग्रह मेरा आ रहा है, चौथा शीर्षक। क्या साझा हो जाती है खुशबू, मिठास और गुंजन तानों की? क्या साझा हो जाती है दर्द की टीस, आंसुओं का गीलापन और आनंद की तीव्रता? क्या साझा हो पाता है गुजिया के पीछे भागता मां की ममता का स्पर्श और लड्डुओं की गोलाई में घूमता भावनाओं का मायाजाल? दिया तो साझा हो सकता है, लेकिन क्या उसकी लौ से मिलने वाली ऊर्जा साझा हो सकती है? इसलिए साथ आना जरूरी है। मिलना बैठना जरूरी है। आइए साथ आएं और साथ मिलकर खुशियों के दीपक जलाएं। ये कविताएं मैंने सोचा आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, और अगर एक अनुमति हो तो अंतिम कविता। अवश्य, बिल्कुल। चूंकि आपने रंगमंच से मेरे संबंध की बात कही है, बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर एक रंगकर्मी के तौर पर, क्योंकि सारे थिएटर सूने पड़ गए और लोग थिएटर्स में जा नहीं रहे हैं, ऑडिटोरियम्स बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, सब चीजें बंद हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब चीजें बंद हैं तो अपने घर में हम लोग सुरक्षित हैं। हमने कभी नहीं सोचा उन कलाकारों के बारे में जो पूरे के पूरे समय इन पर ही आश्रित है। उनका जीवन, उनका अस्तित्व, उनका होना इस पर निर्भर करता है जी। और दूसरी बात, जब हम इस तरह के ऑनलाइन माध्यम में कोई चीज जब प्रस्तुत करते हैं तो दाद जो मिलती है, वो दाद मिलती है या तो नीले ठेंगे या तालियों के माध्यम से, जो तालियां होती हैं। तो इसलिए इस कविता का शीर्षक है बिना आवाज की ताली। तो मैं विशेष रूप से सिर्फ आप सबका ध्यान चाहूंगा। मैं बहुत ऋषि तुल्य व्यक्तियों के सामने ये कविता पढ़ रहा हूं। मुझे याद है उस दिन लगभग खाली पड़े प्रेक्षागृह में एक अकेले तुम ही थे जो उत्साह से तालियां बजा रहे थे मेरे हर संवाद पर, और मेरी हर एंट्री पर उत्तेजित होकर बैठ जाते थे अपनी सीट पर। हॉल खाली था, फिर भी बादशाह था मैं उस रात का। हॉल खाली था, फिर भी बादशाह था मैं
लगे ताली बजाने पर। मुझे ये भी याद है कि शो के बाद ग्रीन रूम में तुम ही आए थे मुझे गले लगाकर बधाई देने। मुझे याद है शो के बाद ग्रीन रूम में तुम ही आए थे मुझसे गले लगकर मुझे बधाई देने, और मैंने तुम्हारी शर्ट से आती पसीने की बूंद के कारण तुम्हें दूर झटक दिया। याद है, मुझे सब याद है। और अब इन नीले ठेंगों, लाल लाल दिलों और बिना आवाज की तालियों के बीच, और अब इन नीले ठेंगों, लाल लाल दिलों और बिना आवाज की तालियों के बीच बार बार बस तुम्हें ढूंढता हूं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ढूंढता हूं। सुनने की कोशिश करता हूं तुम्हारी तालियों की आवाज, देखने की कोशिश करता हूं तुम्हारी उत्तेजना को, देखने की कोशिश करता हूं और तुम्हारे पसीने की बहक को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करता हूं। दोबारा जब ये चमन गुलजार होगा और फिर से सजेगा ये प्रेक्षागृह, तब मेरे दोस्त तुम आओगे ना मेरे दोस्त, तुम आओगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जोशी जी। बिल्कुल अलग आस्वाद की कविताएं जिनमें वे चिंताएं शामिल हैं जो हमारे बीच हैं और उन पर सोचते सभी हैं, लेकिन उसका उपाय किसी के पास नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि जो भी मिलता है न मिलने की तरह मिलता है, कोई तो आके कभी मिलने मिलाने आए, सहने एहसास में हंगामा मचाने आए, फिर वही लोग मेरी याद दिलाने आए। बहुत अच्छी कविताएं आपने पढ़ी, बहुत धन्यवाद। रामदर्श मिश्र जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उन तक आने के पहले मुझे एक पुल पार करना पड़ता है, कोई कविता छोटी या कोई मुक्तक या कोई गीत सुनाना पड़ता है। मैं गीत उनकी सेवा में और आप सब लोगों की रसज्ञता के लिए प्रस्तुत करता हूं। निजी रंगत का ये गीत है। मैं आवाज मेरी बहुत सही नहीं है वायरल की प्रकोप के कारण, फिर भी मैं इसको गुनगुना के पढ़ता हूँ, थोड़ा स्वाद और बदल जाए। क्योंकि कविता में सारी रंगतें होनी चाहिए, सारे सुर होने चाहिए। कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूं तुम होती हो, यादों के एक बियाबान में मैं होता हूं तुम होती हो। ये कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूं तुम होती हो, कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूं तुम होती हो, यादों के एक बियाबान में मैं होता हूं तुम होती हो, कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूं तुम होती हो। जीवन कभी कभी सूना सा उन गलियारों सा होता है, जहां ना सूरज दस्तक देता दर्द कहीं दुबका होता है, नींदों की पलकों पर जैसे सपनों की चादर होती हो, कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूं तुम होती हो, यादों के एक बियाबान में मैं होता हूं तुम होती हो, कभी कभी। और देखें, कभी कभी बीते लम्हों के अक्स हृदय में ताजा होते, कभी कभी बीते लम्हों के अक्स हृदय में ताजा होते, जहां सिया
दासी सुकुमारी तुम हम रघुकुल के राजा होते। अक्सर इन्हीं ख्यालों में तुम अपने ख्वाब कहीं बोती हो। यादों के एक बियाबान में मैं होता हूँ, तुम होती हो। कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूँ, तुम होती हो। और अंतिम इसका पद है, कितना लम्हा बीत चला है जीवन के इन कुछ सालों में। कितना लम्हा बीत चला है जीवन के इन कुछ सालों में। जीवन को ढलते देखा है अनुभव की इन टकसालों में। कितना लम्हा बीत चला है जीवन के इन कुछ सालों में। जीवन को ढलते देखा है अनुभव की इन टकसालों में। अक्सर इन्हीं कठिन लम्हों में कविता सी बहती होती हो। यादों के एक बियाबान में मैं होता हूँ, तुम होती हो। कभी कभी इन सन्नाटों में मैं होता हूँ, तुम होती हो। तो इस गीत पुष्प के साथ जो कि आदरणीय रामदर्श जी की के चरणों में और आप सबके आस्वादन के लिए समर्पित, और इसके साथ ही ये वो सत्र है, वो लम्हा है, समय बीत चला होता है लेकिन कुछ ताजा स्पंदन डॉक्टर साहब अपने भीतर संजोए हुए होते हैं जो आपकी कविताओं से बनते हैं। जैसे इन कविताओं का खमीर उठ रहा उनके भीतर, और इस तरह से अब ये बेला रामदर्श मिश्र जी की है। वे उनसे आग्रह भी होता है कि वे संबोधित करें, आपकी कविताओं के बारे में यदि उनके कुछ इंप्रेशंस हैं तो वे बताएं और कुछ अपनी कविताएं सुनाएं। यही संवाद, यही सहधर्मिता और उनका आमंत्रण, रामदर्श मिश्र जी का सादर आमंत्रण पूरे सदन के स्वागत के साथ, अभिनंदन के साथ। ओम निश्चल जी, प्रिय वेद प्रकाश जी, आदरणीय जोशी जी, प्रियवर हेमंत जी, राजन जी, और वेद मित्र जी, और शुरुआत करने वाले रविशंकर जी। दरअसल हर बार मैं यही अनुभव करता हूँ कि आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी होता हूँ। पता नहीं मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी जो वय है, मेरी जो उम्र है, शायद इस सम्मान को स्वीकार करने में संकोच नहीं करती है। बहुत अच्छी कविताएं सुनने में आई। हेमंत तो हम लोगों के प्रिय शिष्य रहे हैं, और हम लोग बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो प्रतिभाएं पैदा की हैं उनमें हेमंत जी का स्थान विशिष्ट है। और जब ये पढ़ते थे तभी हमारे मित्र नित्यानंद जी इनकी बहुत तारीफ करते थे। उसके बाद हम लोगों का परिचय हुआ, हम लोगों ने जाना इनको, तो बहुत अच्छा दिखते हैं। और उन्होंने
उन्होंने कुरुक्षेत्र को लेकर के जो एक नए ढंग से सारी आवाज उठाई, वो अपने आप में नई है। नई तो मैं एक अनुसार सारी कविताएं अपने अपने रंग की नई हैं, और हर बार मुझे ये अच्छा लगता है कि जो कविताएं सुनाई जा रही हैं उन सबका अपना अपना रंग है, एक दूसरे जैसी नहीं है। और यही एक खास बात है। साहित्य के क्षेत्र को भरने के लिए, साहित्य के क्षेत्र को दीप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हर कवि का अपना रंग हो, हर कवि का अपना अनुभव हो, हर को अपनी दृष्टि हो। और आज हमने जो कविताएं सुनी, ओम जी ने सारी कविताओं की तारीफ की है, सारी कविताओं की विवेचना की है और करते रहते हैं। हमसे संभव नहीं पाता, हम लोग केवल आप लोगों की कविताओं का रस देते हैं और उसमें बह जाते हैं और अनुभव करते हैं कि कुछ हम नया पा रहे हैं, कुछ नया पा रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि कविता को अपने भीतर गूंजने दिया जाए। तो काफी इतना गूंज नहीं है, हम अपने गूंज रही हैं। ये जोशी जी ने जो ये वर्चुअल संबंधी कविताएं सुनाई, उनका अलग रंग था। कुकरेती ने जो कुरुक्षेत्र कविताएं सुनाई, रंग था। राजन का जो है ठीक है, बिहारी जो एक टच है ना, बहुत अच्छा लगा। बोले बिल्कुल मिट्टी जो है कविता में समा रही है। हर कविता और मिट्टी से संवाद कर रही है, और वो एक छोटी बच्ची के माध्यम से चप्पल कविता की। तो ऐसे अमिताभ जी के बारे में ओम जी ने कहा, अमिताभ जी में बहुत आत्मीय हैं और सच बात है कि उन्हें आज बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। बात होती है फोन से, लेकिन देख रहा हूँ तो बड़ी ताजगी महसूस हो रही है। और सही है कि उन्होंने मुझ पर बहुत लिखा है, और जब भी मैं कोई अपनी किताब भेजता हूँ तो पढ़ते हैं और उस पर तुरंत अपनी राय देते हैं, करते हैं। और मेरी नहीं, किसी की बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पाठक हैं और अच्छे आलोचक हैं। मैं सोचता हूँ कि जो आज के जो अच्छे आलोचक हैं, उन आलोचकों में उनकी स्थिति और विशिष्ट है। संकोची हैं, अलीगढ़ में पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी कविताएं, उनके व्यंग, उनकी कहानियां पढ़िए आप, तो सबका अपना रंग है। लेकिन यही है कि बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, वो सबकी तारीफ करते हैं, अपने बारे में चुप रहते हैं। तो मेरे पास अभी एक संग्रह आया था, मैंने उन पर कुछ अपनी बात कही थी। तो मित्रों, आपका सानिध्य, आपकी कविताएं मुझे बहुत सुख देती हैं, बल देती हैं। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, और मुझे आपका सम्मान मिलता है, पत्नी को सम्मान मिलता है। तो इस अवस्था में एक भराव सा अनुभव होता है। तो आज मैं सोचता हूँ कि बहुत छोटे कविताएं पढ़ूँ। मैंने बहुत लंबी कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन आज वही 3-4 छोटी कविताएं पढ़ूंगा। वो आपकी हंसी के भीतर से। जी डॉक्टर साहब, स्वागत। एक कविता है देवता। जी। रंग भर गए, पत्थर के देवता सो रहे थे। रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के घर में पत्थर के देवता सो रहे थे। लोग उन पर सिर पटक कर रो रहे थे और मांग रहे थे न जाने क्या क्या। मैं विरक्त भाव से घर लौट आया। जो ही रसोई घर पहुंचा,
चकले से आवाज आई, अरे तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो यहाँ हूँ। क्या बात। अरे तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो यहाँ हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कविता है अंधेरे के विरुद्ध युद्ध। दल बांध कर वे तेज चीखते रहे अंधेरे के विरुद्ध। दल बांध कर वे तेज तेज सुरों में चीखते रहे विरुद्ध, और रह रहकर खुद ही गिरते रहे बारी बारी, और रह रहकर खुद ही गिरते रहे बारी बारी। अंधेरा और गहराता रहा, और उन्हीं के भीतर बैठकर मुस्कुराता रहा, और उन्हीं के भीतर बैठकर मुस्कुराता रहा। वह अकेला चुपचाप चलता रहा सन्नाटे में। वह अकेला चुपचाप चलता रहा सन्नाटे में, लेकिन चलते समय एक मशाल जलाई थी। चलते समय एक मशाल जलाई थी। वो अकेला नहीं था, छोटी ही सही एक रोशनी उसके साथ थी। उससे कट कट कर अंधेरा थरथरा रहा था, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वाह 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 साहब, बहुत अच्छी। एक छोटी सी होता है धरती। जी जी। वो समतल लंबी चौड़ी यह समतल लंबी चौड़ी मटमैली धरती है। यहाँ भूख है, प्यास है, निरंतर रोजी रोटी की तलाश है, लेकिन इस पर लोग साथ साथ चलते हैं। यह समतल लंबी चौड़ी मटमैली धरती है। यहाँ भूख है, प्यास है, निरंतर रोजी रोटी की तलाश है, लेकिन इस पर लोग साथ साथ चलते हैं। नीचे गिरने का कोई डर तो नहीं। आकाश में कितना कुछ जगमगाता है, लेकिन वहां कोई हमसफर तो नहीं। आकाश में कितना कुछ जगमगाता है, लेकिन वहां कोई हमसफर तो नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। एक ऊंचाई। 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 सीढ़ियों पर सीढ़ियां, 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 सीढ़ियों पर सीढ़ियां, सीढ़ियां, सीढ़ियां। कितना उल्लसित हुआ था वह इस गर्वित ऊंचाई के सिर पर बैठकर। ऊंचाई, सीढ़ियां, सीढ़ियां, सीढ़ियां। वो कितना उल्लसित हुआ था इस गर्वित ऊंचाई के सिर बैठकर। उन्माद की हंसी हंसकर उपेक्षा से देखा था छोटी हुई धरती को। उन्माद की हंसी हंसकर उपेक्षा से देखा था छूटी हुई धरती को। वो यहाँ पहले से मौजूद सफेद जमात ने रहस्यमय स्वर में कहा था, स्वागत है इस आकाश लोक में। यहाँ पहले से मौजूद सफेद जमात ने रहस्यमय स्वर में कहा था, स्वागत है इस आकाश लोक में। अब उसे क्यों लग रहा है जो अकेला होता जा रहा है? क्या बात। अब उसे क्यों लग रहा है जो अकेला होता जा रहा है, और निरंतर एक भय खा रहा है कि फिर नीचे न गिर पड़े। निरंतर भय खा रहा है कि फिर नीचे न गिर पड़े। सपने में उसे उसी को छीन कर कोई भाग जाता है। सपने में उसे उसी से छीन कर कोई भाग जाता है, और चौंक चौंक कर नींद से जाग जाता है। वाह वाह। छोटे पिता है फूल है। रात निगल गई थी, जड़ चेतन का अपना अपना वजूद। रात निगल गई थी, जड़ चेतन का अपना अपना वजूद। एक अंधा सन्नाटा पी रहा था जीवन की सांसें। एक अंधा सन्नाटा पी रहा था जीवन की सांसें। लेकिन एक फूल कहीं चुपचाप अपनी ही खुशबू में नहा रहा था। लेकिन एक फूल कहीं चुपचाप अपनी खुशबू में नहा रहा था। कोई देखे या न देखे, उसका अस्तित्व यहाँ से वहां तक महमहा रहा था। कोई देखे या न देखे, उसका अस्तित्व यहाँ से वहां तक महमहा रहा था। मेरा ख्याल है कि देखने का दौर जी जी डॉक्टर साहब।
एक शुरुआत। रोज रोज अखबारों के पन्ने दहशत भरी खबरों से भरे होते हैं। रोज रोज अखबारों के पन्ने दहशत भरी खबरों से भरे होते हैं। टीवी का स्क्रीन रंगा होता है रक्त से। वो बेचैन है, चाहता है दुनिया मुक्त हो कुरूप छायाओं से। वो बेचैन है, चाहता है दुनिया मुक्त हो कुरूप छायाओं से। लेकिन वह चाह कर भी अकेले क्या कर सकता है? ये किसकी आवाज है? कोई बात नहीं दोस्त, पहले अपने से शुरू करो। कम से कम एक छाया का भाव तो कम कटेगा। तो हटेगा। हंसेगी एक छोटी सी रोशनी और दीप से दीप जलते चले जाएंगे। वाह वाह, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसा लग रहा है कि आप बस सुनाते जाएं और हम लोग सुनते जाएं। समय तो काफी हो चला है। थोड़ी सी अगर आप कहें तो थोड़ी सी विज्ञता है, ज्यादा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल जी। कविता है चारपाई। जी, चारपाई। जैसे एक बड़ी दुनिया के बीच अपना घर होता है, वैसे ही घर की तमाम चीजों के बीच चारपाई है। कहाँ कहाँ से थके हारे लोग पहुँचते हैं, तो उनमें एक आश्वस्त व्याप जाती है। लगता है जैसे नदी में नहा कर निकले हों। आदमी घर के तमाम चीजों के बीच होता है, कभी इस चीज से बात करता है, कभी उस चीज से। लेकिन घर बाहर की यात्रा का सुखद समापन तो चारपाई पर ही होता है। दिन भर की थकान से लदा हुआ तन अपने को डाल देता है चारपाई पर। अंग में चैन उतरने लगता है। थकी हुई सांसें सहज होने लगती हैं। रात और चारपाई तो जैसे पर्याय हो। रात होते ही चारपाई पुकारने लगती है। उस पर पड़ते ही नींद दे देती है अपने अंत में। आंखों में सपने तैरने लगते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से दृश्य आने लगते हैं। चारपाई उन सबकी साक्षी है, और कोई रचनाकार चारपाई पर पड़ा अनेक विचारों भाव के प्रवाह में बहता है, तो प्यार से कहती है, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। बहुत अच्छा। वासंती वैरुद्ध के राग से सिक्त तन मन उस पर आते हैं, तो खुशबू में नहा उठती है। बच्चों के मासूम किलकारियों की गूंज उसके अंग अंग में समाई हुई है। प्रसन्न तन के साथ उसके प्रसन्न होने का एक लंबा सिलसिला है। लेकिन उसकी रगों में दुखों के स्वर भी कम नहीं। बीमार तन जब महीनों उसके ऊपर लेटे लेटे कराहता है, रोता है, तो तब वो अभी बेचैन हो उठती है। बीमार तन जब महीनों उसके ऊपर लेटे लेटे कराहता है, रोता है, तब वो भी बेचैन हो उठती है। चाहती है माँ की गोद की तरह उसे प्यार दे और उसके दुखों को अपने में समेट ले। अरसा बाद जब तन प्रसन्न होता है, तब लगता है वो अभी हंस रही है। लेकिन जब उसके ऊपर खोया तन
अंतिम सांस लेता है, लेकिन जब उसके ऊपर सोया संत अंतिम सांस लेता है और उसके ऊपर छोड़ जाता है सन्नाटा, तब उसे कैसा लगता है कहना कठिन है। बहुत ही मार्मिक कविता डॉक्टर साहब की। सदी की भारतीय कविता की एक बड़ी आवाज रामदर्श मिश्र जी की ये कविताएं हैं और इस कविता संध्या की ये 22वीं कड़ी है, जैसा कि रविशंकर सिंह जी ने बताया, और इसे अपनी कविताओं से संपन्न किया है आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी ने, वेद प्रकाश अमिताभ जी ने, हेमंत कुकरेती ने और राजकिशोर राजन ने। और रामदर्श जी की कविताएं, ये आखिरी कविता तो शायद मैंने भी पहली बार सुनी है, शायद वे हर मंच पर अपनी कुछ ताजा कविताएं पढ़ते हैं, इतने निरंतर वे कविता रत होते हैं और इससे सुनने वालों में देश विदेश के काफी लोग शामिल हैं। कोलकाता से प्रभात पांडे, नीदरलैंड से पुष्पिता अवस्थी, वाराणसी से रचना शर्मा, मुंबई से अर्चना उर्वशी और कई लोग जो नेपथ्य में हैं जिनके नाम इस समय मैं नहीं ले पा रहा हूं। एक ऐसी काव्य संध्या है और एक सूचना यह है कि इसकी जो संयोजिका है स्मिता मिश्र, इन कविताओं का संचयन कर रही हैं, जैसे कि वो सदी की हिंदी कविता के आज का एक बड़ा परिदृश्य प्रतिबिंबित हो। दो कविताएं उसमें शामिल कर रही हैं। हम यहाँ पर उपस्थित और इसे सुनने देखने वालों और इसकी भविष्य की कड़ियों में समाहित अपने कवियों से निवेदन है कि वे अपनी दो कविताएं मेल पर या व्हाट्सएप पर भेजें। ये एक सूचना है। और आज की कविता संध्या को जिस तरह से विभिन्न रंगों, विभिन्न भावबोध, विभिन्न शैलियों, विभिन्न छंद और इससे जो संपन्नता मिली है उसके लिए हम आभारी हैं। और अब इसकी संयोजिका स्मिता मिश्र जी से, जो कि खालसा कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। स्मिता मिश्र जी। नमस्कार और आभार ओम जी। सभी अतिथियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो काव्य संध्या है, कोरोना काल की ही इस द्वितीय लहर के भीतर ही यह उपज थी, जब हमारे स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म स्टूडेंट्स एलुमनाई ने तमाम बिखरे हुए विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए और अवसाद से निकालने के लिए यह एक आभासी माध्यम चुना, और जिसमें हम लोग रोजाना कोई ना किसी विषय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे। लेकिन रविवार का दिन हमने कविता के लिए सुरक्षित रखा था, जो आज तक चल रहा है। और जहां विद्यार्थियों के लिए था और मेरे लिए पिताजी के लिए भी मुझे यह प्रयास करना था कि उनकी जो रचनाशीलता है और एक कवि के रूप में, जैसा आदरणीय जोशी जी ने बताया कि होली पर कोई मिलने नहीं आया, तो वह जो स्थिति थी कि यहाँ पर रोजाना तमाम परिचित अपरिचित रोजाना हमारे घर में आते रहे, उन सबका अनुपस्थित होना वह एक रचनाकार के लिए बड़ा दुखद होता है। तो उन सब चीजों वह जोड़ने के लिए, पुल के लिए मैंने यह एक प्रयास प्रारंभ किया। और आज का ये जो संस्करण है, मुझे लगता है कि अगर स्मृतियों, सुधियों, नॉस्टैल्जिया पर केंद्रित जो कविताएं हैं वह ज्यादा आज आई हैं। कभी कभी सन्नाटे में मैं होता हूँ तुम होती हो से यादों के बियाबान की जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त हो रही है, या स्मृति के माध्यम से हो या जोशी जी अपनी कविताओं के माध्यम से उस अतीत जहाँ पर तो भी ठीक था, मतलब ये सब चीजें नहीं थी तो भी सब जीवन बड़ा अच्छे से चल रहा था, वो सारी जो चीजें हैं उनको याद कर रहे हैं। राजकिशोर राजन जी जीवन जीने और बौद्धिक कश्मकश के मध्य से निकले हुए कवि जैसा कहा, और जीवन को सरोकारों से जोड़ने की जो कोशिश भगदड़ में छूटी हुई चप्पलें हो, जहाँ बसमतिया बोली कि कवि जी मेरे लिए बड़ा आत्मीय शब्द इसलिए है क्योंकि हमारी माँ पापा को कवि जी बुलाती हैं, तो जैसे कवि जी बोला तो एक कनेक्ट
तुरंत बन जाता है। और यहाँ पे मुझे भवानी भाई भी याद आते हैं। भवानी भाई के जो गीत फरोश कविता संकलन है, उसकी भूमिका में ही उनके जो शब्द हैं वो ये कहते हैं अब हमें तुम अपने ही हक में बरतना बंद करो और हमें दीवारों का नहीं मैदानों का छंद करो, फैलाओ हमें जैसे किसान फैलाता है बीजों को। तो बसमतियां भी यही बोल रहे हैं कि धूल मिट्टी अपनी कविता में मिलाओ। तो ये इस तरह की कविताएं जहाँ पे हम देख रहे हैं। और वेद प्रकाश अमिताभ जी, यहाँ पे मैं नाम ले रही हूँ, नहीं तो हमारे अंकल है, आदरणीय अंकल है, और इनका कवि रूप वास्तव में देखा और हमेशा एक आलोचक के रूप में ही आपको मैंने जाना पहचाना। और आपके तमाम किताबें हम पढ़ाते समय कोट करते हैं। धर्म के अर्थशास्त्र पर केंद्रित कविता बहुत धार्मिक कविता थी। भूकंप के माध्यम से जो आर्थिक विषमता की विद्रूपता है उसको आप किस तरह से रेखांकित कर रहे हैं। और फूल का खिलना महज खिलना नहीं, निष्ठुर समय में तो जीवन की संभावना है, आशा है, उसकी आप बात करते हैं। हेमंत कुकरेती आज के समय के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। फ्लोर पर बैठ के इनको देखते थे। और बहुत सारे अगर हम कहें कि एक कवि, मैं अगर बात करूं तो कवि के रूप में ये हमारे बीच में हमेशा बड़े आकर्षण का केंद्र रहते थे। तो काफी और प्रतिभाशाली इतने थे कि मैं इतने हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँ कि यूजीसीबी में मुझे याद है कि जब जेआरएफ और नेट शुरू हुआ था तब उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 ही 3 विद्यार्थी थे, जिसमें से आप थे जो पहले ही प्रयास में आप सफल हुए थे। तो आपके उस कवित्व मन से हम बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और प्रभावित रहे हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालयी कामों से हमारा मिलना जुलना रहता ही है। स्मृति हो, युद्ध हो, बोलते थे बस, तो ये सारी जो कविताएं हैं हमारे समय समाज पर तीखा प्रहार भी कर रही हैं। वाक वीरों के माध्यम से समाज में प्रचार के माध्यम से जो लोग हासिल कर रहे हैं उस पर भी आप व्यंग कर रहे हैं। सच्चिदानंद जोशी सर, आपको पत्रकारिता या मीडिया गुरु जो शब्द चलता है आपके लिए खास तौर पर, उस रूप से जानना, आपको पहचानना शुरू किया था कुशाभाई ठाकरे विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो आपको जाना, आपको सुना, गुरु आपसे मिलना कभी हुआ नहीं। और पत्रकारिता कला और साहित्य के समन्वय के रूप में अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने है जो बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है। हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण पत्रकारिता अध्यापक जो मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता को मूल्यों से जोड़े हुए हैं। और आभासी दुनिया पर आपने जो बात कही है, उस सोशल मीडिया कितना अनसोशल है, कितना अकेला है, उस पर आप किस तरह से बात करते हैं कि आभासी दुनिया की जो व्यापकता है, लेकिन उस व्यापकता के बीच कितना अकेलापन है, उस अकेलेपन को आप उस पूरे पर्दे को उघाड़ देते हैं। और संचार की तीव्रता में आत्मीयता कैसे टूट रही है और सूचना घटना से भागती है तेज। मार्शल मैक्लुहान की वो लाइन है कि मीडियम इज द मैसेज, कि वो अपने आप ही अब वो उसको दरकार नहीं है माध्यम बनने की, वो अपना हिसाब खुद कर रहे हैं। तो बहुत सारे बिना आवाज की तालियों, ये तो एक हमारे लिए निजी, हमारे लिए भी पीड़ा रही, क्योंकि हमारे भाई भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोडक्ट और बम्बई में, तो लॉकडाउन में किस तरह से उन लोगों ने भी झेला है। तो ये एक हमारी निजी पीड़ा भी रही है कि हम पिछले 1.5 साल से हमने किस तरह से देखा है उनके जीवन में पूरे उतार चढ़ाव आते हुए, जो लोग रोजाना कमाने और खाने वाले लोग रहे। तो ये पूरी जो आज का जो एक संस्करण है इतना भरा हुआ है
मैं हमेशा पापा की छोटी सी कविता या मुक्तक से बात को समाप्त करती हूँ। तो एक मुक्तक मैं आज ले रही हूँ। जग रही है बस्तियां यो तो मगर सोई हुई सी, जग रही है बस्तियां यो तो मगर सोई हुई सी, लग रही है जिंदगी की लय कहीं खोई हुई सी। राम जाने कौन सा है हादसा गुजरा यहाँ पर, होठ तो है हंस रहे है आंख मगर रोई। क्या बात, क्या बात जी। तो ये आप लोग आज आए, हमारा दिन आपने भर दिया, आने वाले सप्ताह के लिए आपने ऊर्जा दे दी, पाथे दे दिया हमें, कि जिससे हम अगले रविवार की प्रतीक्षा करें और यह जाने कि ओम जी अपनी झोली में और कौन से सितारे लेकर के आए हैं, तो उसकी प्रतीक्षा करें। आप सबका खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई की ओर से मैं आभार प्रकट करती हूँ। एक मिनट, पापा शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक मिनट माइक ऑन कर दूँ। माइक ऑन कर दें। एक मिनट। हाँ, कुछ कह रहे हैं। तालियों पूछने पर कि फिराज साहब के पास जो आदमी गए और कहा मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम लोग बेवक्त तालीम जाते हो, वाह करते हो कि नहीं नहीं। तो उन्होंने बहुत जिद की, नहीं हम वाह नहीं करेंगे, आप सुनाइए। तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया, उद्दतें गुजरी, वाह देखा उन्हें, नहीं गुत्ते गुजरी। क्या फिर वो जैसे वो शेर खत्म हुआ, वाह 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 वाह, उसके बाद फिर आकर मैं डंडा लिया और खड़े लिया दोनों। ये पीछे जा रहा है कि बेवक्त जो है तुम वाह करते हो, समझते बड़ा मजा। धन्यवाद जी ओम जी। जी तो ये कविता सत्र, इसको जीवंत बनाने के लिए एक बार फिर मैं सभी कवियों को और प्रमुखता इसकी संयोजिका स्मिता जी को कौन धन्यवाद दे, तो मैं धन्यवाद देता हूं। और सानिध्य के लिए लगभग 2 घंटे लगातार, उससे पहले भी उसका उपक्रम करने वाले डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी को बहुत आभार, अभिवादन और चरण स्पर्श। क्योंकि नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, ये महफिल सबसे बड़ी कविता की महफिल है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कवि अपने सानिध्य में उपस्थित। इस तरह से आपको पूरे सदन का अभिवादन। अगले हफ्ते फिर ऐसे ही अनूठे हिंदी के समकालीन कवियों के साथ फिर मिलते हैं। सभी लोगों को अभिवादन, धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा जी बिल्कुल।